इस अनाउंसमेंट ने साइंटिस्ट्स और बाकी दुनिया में हलचल मचा दी। डायर वुल्फ, जो आइस एज का खतरनाक शिकारी था, उसके वापस जिंदा होने की बात कही जा रही है। कोलोसल बायोसाइंसेज नाम की कंपनी ने यह कमाल करके दिखाया है और अब डी एक्सटिंक्शन पर फिर से बहस छिड़ गई है। सोचो, पुराने जमाने के एक्सटिंक्ट जानवरों को वापस लाना कितना इंटरेस्टिंग है ना? पर क्या यह सच में पॉसिबल है? और हमारे प्लेनेट के लिए इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ साइंस का मामला नहीं है, ये फिलोसॉफिकल भी है। हम लाइफ और डेथ, क्रिएशन और रिक्रिएशन के बारे में सोच रहे हैं। डायर वुल्फ की वापसी हमें नेचर में अपनी रोल और फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में गंभीर सवाल पूछने पर मजबूर करती है। डायर वुल्फ की वापसी की कहानी इंसानों की चतुराई का सबूत है। ये साइंस की तरक्की और टेक्नोलॉजी के नए इन्वेंशंस की कहानी है, लेकिन ये सावधानी की भी कहानी है। इस नए रास्ते पर हमें केयरफुली चलना होगा। आज हम जो डिसीजंस लेंगे वो फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। डायर वुल्फ एक खतरनाक शिकारी था जो प्लेस्टोसीन इपॉक के दौरान अमेरिका में घूमता था। अपने रिश्तेदार ग्रे वुल्फ से बड़ा और ताकतवर, डायर वुल्फ बड़े शिकार करने के लिए बना था। इसके दांत हड्डियों को कुचलने के लिए बने थे और ये मैमथ, मैस्टोडॉन और जायंट स्लॉथ जैसे बड़े जानवरों का शिकार करने के लिए झुंड में काम करता था। ये शानदार जीव हमारी दुनिया से बहुत अलग दुनिया में रहते थे। प्लेस्टोसीन इपॉक में ग्लेशियर्स और बड़े बड़े ग्रासलैंड्स थे जहां मेगाफोना आराम से घूमते थे। फिर भी लगभग 13,000 साल पहले डायर वुल्फ धरती से गायब हो गया, उन बड़े मैमल्स के साथ जिन पर यह निर्भर था। इनका गायब होना तेज क्लाइमेट चेंज और अमेरिका में इंसानों के आने के साथ हुआ। इनके एक्सटिंक्ट होने का असली कारण क्लाइमेट चेंज था, दूसरे शिकारियों से कंपटीशन थी, या इंसानों की एक्टिविटी, ये अभी भी बहस का विषय है। अब कोलोसल बायोसाइंसेज के कमाल के काम की वजह से हमारे पास इस एंशिएंट शिकारी को स्टडी करने का मौका है। कंपनी का कहना है कि उन्होंने कटिंग एज जेनेटिक टेक्नोलॉजी का यूज करके डायर वुल्फ को एक्सटिंक्शन से वापस लाया है। कोलोसल बायोसाइंसेज ने यह कमाल डी एक्सटिंक्शन नाम के प्रोसेस से किया है, जो एक कॉम्प्लेक्स और मल्टी स्टेज काम है। उनका तरीका लब्रिया टार पिट्स में मिले डायर वुल्फ के रिमेन से एंशिएंट डीएनए निकालने पर बेस्ड था। ये जेनेटिक ब्लूप्रिंट, जो हजारों सालों में टूट गया था और खराब हो गया था, एक बड़ी चैलेंज थी। साइंटिस्ट ने बड़ी केयरफुली एंशिएंट डीएनए के टुकड़ों को जोड़ा और उन्हें ग्रे वुल्फ जैसे रिलेटेड स्पीशीज के जीनोम्स से कंपेयर किया। ये प्रोसेस एक कॉम्प्लेक्स जिगसॉ पजल की तरह उन्हें की जीन्स आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, जो डायर वुल्फ को उसके मॉडर्न रिश्तेदारों से अलग करते हैं। डायर वुल्फ के जीनोम की क्लियर पिक्चर के साथ टीम जीन एडिटिंग का प्रोसेस शुरू कर सकती थी। क्रिस्पीआर टेक्नोलॉजी, जो डीएनए में प्रिसाइज मॉडिफिकेशंस करने का एक रेवोल्यूशनरी टूल है, का यूज करके उन्होंने केयरफुली एक लिविंग वुल्फ स्पीशीज के जीनोम को चेंज किया ताकि वो एक्सटिंक्ट डायर वुल्फ के जीनोम जैसा दिखे। इन मॉडिफाइड सेल्स का यूज करके एम्ब्रियोज बनाए गए, जिन्हें सरोगेट मदर्स में इम्प्लांट किया गया। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो इस प्रोसेस से ऐसे एनिमल्स पैदा होंगे जिनके ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स उनके एक्सटिंक्ट एंसेस्टर्स जैसे होंगे। डायर वुल्फ को वापस लाने के दावे ने साइंटिस्ट्स के बीच बहस छेड़ दी है। सबसे बड़ी बहस जेनेटिक रिकंस्ट्रक्शन की एक्यूरेसी को लेकर है। कोलोसल बायोसाइंसेज का कहना है कि उनके रिवाइव्ड डायर वुल्फ में उनके एंशिएंट एंसेस्टर्स के की जेनेटिक मार्कर्स हैं, लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि यह प्रोसेस पूरी तरह एक्यूरेट नहीं है। फॉसिल्स से निकाला गया एंशिएंट डीएनए अक्सर टूटा हुआ और डिग्रेडेड होता है, जिससे जेनेटिक ब्लूप्रिंट में गैप्स और अनसर्टेनिटीज रह जाती हैं। साइंटिस्ट्स इन गैप्स को रिलेटेड स्पीसीज के जीनोम से भर सकते हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि रिकंस्ट्रक्टेड जीनोम एक्सटिंक्ट एनिमल के जीनोम से पूरी तरह मैच करेगा। इसके अलावा जीन एडिटिंग का प्रोसेस भले ही काफी एडवांस्ड हो, लिमिटेशंस के बिना नहीं है। ऑफ टारगेट एडिट्स, अनइंटेंडेड म्यूटेशंस और जीन एक्सप्रेशन की कॉम्प्लेक्सिटीज, ये सब एनिमल के फाइनल फेनोटाइप को प्रभावित कर सकते हैं। मतलब रिवाइव डायर वुल्फ में उनके एक्सटिंक्ट एंसेस्टर्स के साथ कुछ जेनेटिक सिमिलैरिटीज हो सकती हैं, लेकिन उनके बिल्कुल सेम होने की संभावना कम है। डी एक्सटिंक्शन के सपोर्टर्स जैसे कोलोसल बायोसाइंसेज के लोग का कहना है कि इस टेक्नोलॉजी में कंजर्वेशन के लिए बहुत पोटेंशियल है। वो एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना करते हैं जहां हम न सिर्फ एक्सटिंक्ट स्पीसीज को वापस ला सकते हैं, बल्कि इंडेंजर्ड स्पीसीज की रेजिलियंस बढ़ाने के लिए भी जेनेटिक टूल्स का यूज कर सकते हैं।
केयरफुली चोजन इकोसिस्टम्स में केयरफुली सिलेक्टेड स्पीसीज को वापस लेकर उनका मानना है कि हम डैमेज्ड हैबिटेट्स को रिस्टोर कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी बढ़ा सकते हैं और क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आर्कटिक टंड्रा में मैमथ्स जैसे बड़े हर्बिवोर्स को वापस लेने से ग्रासलैंड्स रिस्टोर करने और पर्माफ्रॉस्ट थॉ को स्लो डाउन करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा डी एक्सटिंक्शन के लिए डेवलप किए गए जेनेटिक टूल्स का यूज एंडेंजर्ड स्पीसीज की रेजिलियंस बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, जिससे वो डिजीजेस, हैबिटेट लॉस और क्लाइमेट चेंज के लिए ज्यादा रेजिस्टेंट हो जाएं। ये कंजर्वेशन के लिए गेम चेंजर हो सकता है, एक्सटिंक्शन के कगार पर खड़ी स्पीसीज को लाइफलाइन दे सकता है। हालांकि क्रिटिक्स का कहना है कि डी एक्सटिंक्शन पर फोकस करने से जरूरी रिसोर्सेज और ध्यान ज्यादा इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन नीड्स से दूर हो सकते हैं। सेक्शन 6 पुनर्जीवन की नैतिकता। एक्सटिंक्ट स्पीसीज को वापस लेने की संभावना गंभीर एथिकल क्वेश्चंस उठाती है। कुछ लोगों का तर्क है कि लाइफ के फैब्रिक के साथ छेड़छाड़ करके भगवान बनने की कोशिश करना गलत है। वे सवाल करते हैं कि क्या हमें डिस्टेंट पास्ट के क्रीचर्स को वापस लेने का अधिकार है, खासकर जब हम उनके रीइंट्रोडक्शन के पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस को पूरी तरह से नहीं समझते हैं। इसके अलावा एनिमल वेलफेयर को लेकर भी चिंताएं हैं। डी एक्सटिंक्शन के प्रोसेस में लिविंग एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंटेशन शामिल है, जो एथिकल कंसर्न्स उठाता है। क्रिटिक्स का तर्क है कि जानवरों को इन्वेसिव प्रोसीजर्स के अधीन करना और ऐसे इंडिविजुअल्स क्रिएट करना गलत है जो हेल्थ चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं या वाइल्ड में थ्राइव नहीं कर सकते हैं। एक्सटिंक्ट स्पीसीज को रीइंट्रोड्यूस करने के पोटेंशियल इकोलॉजिकल इंपैक्ट्स को लेकर भी चिंताएं हैं। इकोसिस्टम्स कॉम्प्लेक्स हैं और कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहे हैं। एक ऐसी स्पीसीज को इंट्रोड्यूस करना जो हजारों सालों से गायब है, एग्जिस्टिंग पॉपुलेशंस और फूड वेब्स के लिए अनफोर्सीन और पोटेंशियली डेट्रीमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सेक्शन 7 अनिश्चित भविष्य। क्या हम सच में मरे हुओं को वापस ला सकते हैं? डायर वुल्फ के रिवाइवल के दावे ने इस बारे में बहस छेड़ दी है कि क्या हम सच में एक्सटिंक्ट स्पीसीज को वापस ला सकते हैं। डीएनए को मैनिपुलेट करने की टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन डी एक्सटिंक्शन की इकोलॉजिकल और एथिकल कॉम्प्लेक्सिटीज अभी भी चुनौतीपूर्ण है। क्रिटिक्स का तर्क है कि अगर हम टेक्निकल चैलेंजेस को ओवरकम कर भी लेते हैं तो रेजरेक्टेड एनिमल्स उनके एक्सटिंक्ट काउंटरपार्ट से फंडामेंटली अलग होंगे। वे एक ऐसी दुनिया में पैदा हुए होंगे जो उनके एंसेस्टर्स की दुनिया से बहुत अलग है और उनमें सेम बिहेवियर्स, सोशल स्ट्रक्चर्स या इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस नहीं होंगे। इसके अलावा डी एक्सटिंक्शन की सक्सेस न सिर्फ एक्सटिंक्ट एनिमल्स को रिवाइव करने की हमारी एबिलिटी पर निर्भर करती है, बल्कि उनके लिए सूटेबल हैबिटेट्स क्रिएट करने की हमारी कैपेसिटी पर भी निर्भर करती है। हैबिटेट लॉस, क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन से जूझ रही दुनिया में ऐसे स्पेसेस ढूंढना एक बहुत बड़ी चैलेंज होगी। सेक्शन 8 आधुनिक दुनिया में डायर वुल्फ का स्थान। मान लीजिए कि कोलोसल बायोसाइंसेस साइंटिफिक और लॉजिस्टिकल हर्डल्स को ओवरकम कर लेता है, तो सवाल यह है, डायर वुल्फ का क्या स्थान होगा एक ऐसी दुनिया में जो हजारों सालों से उसके बिना चल रही है। इन एनिमल्स को वाइल्ड में रिलीज करना चैलेंजेस से भरा होगा। प्लेस्टोसीन के बाद से जिन इकोसिस्टम्स में वे रहते थे, उनमें ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं। जिन मेगाफोना पर वे प्री के लिए निर्भर थे, वे अब नहीं हैं, और लैंडस्केप्स अब ह्यूमन एक्टिविटी से डोमिनेटेड है। ऐसे एनवायरनमेंट में एक बड़े प्रेडेटर को इंट्रोड्यूस करने से एग्जिस्टिंग स्पीसीज और इकोसिस्टम्स के लिए अनप्रिडिक्टेबल और पोटेंशियली डेवस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसके अलावा ह्यूमंस के साथ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर भी चिंताएं हैं। एपेक्स प्रेडेटर्स होने के नाते डायर वुल्फ लाइवस्टॉक और एक्सट्रीम केसेस में ह्यूमंस के लिए भी पोटेंशियल रिस्क पैदा करेंगे। इन रिस्क्स को मैनेज करने के लिए केयरफुल प्लानिंग, मॉनिटरिंग और पोटेंशियली कॉस्टली मिटिगेशन मेजर्स की जरूरत होगी। वाइल्ड रिलीज के ऑल्टरनेटिव के रूप में रिवाइव्ड डायर वुल्फ को केयरफुली मैनेज्ड रिजर्व्स या सैंक्चुअरीज में रखा जा सकता है। इस अप्रोच से साइंटिस्ट इन एनिमल्स को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में स्टडी कर सकेंगे, उनके बिहेवियर, फिजियोलॉजी और इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स के बारे में ज्यादा जान सकेंगे। सेक्शन 9 खोज का एक नया युग। डी एक्सटिंक्शन की परस्यूट, चाहे उसकी अल्टीमेट सक्सेस हो या फेलियर, ने साइंटिफिक इंक्वायरी के एक्साइटिंग न्यू एवेन्यूज खोल दिए हैं। डायर वुल्फ को रेजरेक्ट करने की क्वेस्ट ने जेनेटिक इंजीनियरिंग, पैलियोंटोलॉजी और कंजर्वेशन बायोलॉजी की बाउंड्रीज को पुश किया है। एंशिएंट डीएनए को स्टडी करने और जीनोम्स को मैनिपुलेट करने से जो नॉलेज मिली है, उसके इम्प्लीकेशंस डी एक्सटिंक्शन के दायरे से बहुत आगे तक हैं।
इन एडवांसमेंट्स से मेडिसिन, एग्रीकल्चर और एवोल्यूशन की हमारी अंडरस्टैंडिंग में ब्रेक थ्रूज हो सकते हैं। डायर वुल्फ फिर से घूमे या नहीं, उसकी कहानी अर्थ पर लाइफ के इंटरकनेक्टेडनेस की पावरफुल रिमाइंडर है। ये हमें वेब ऑफ लाइफ में अपनी रोल के बारे में सोचने और अपनी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस पर विचार करने के लिए मजबूर करती है। अर्थ पर लाइफ का फ्यूचर इस बात पर डिपेंड कर सकता है कि हम इस न्यू फाउंड पावर का यूज कितनी विजडम और कॉशन के साथ करते हैं।